बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन। मैं कुमिका आपके लिए लेकर आ गई हूँ ग्रेड 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगी। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ? लाइफ का मतलब होता है लिविंग। इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं वो कौन सी ऐसी प्रोसेसेस है जो एक ऑब्जेक्ट को, एक सब्सटेंस को लिविंग बनाती है। क्योंकि यू नो कि हमारे आसपास में कुछ चीजें लिविंग है, कुछ चीजें नॉन लिविंग है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं? हम उनका डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते हैं कि उनमें होने वाली प्रोसेसेस के बेसिस पे। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? These are the living processes which makes an individual living, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेसेस होना जरूरी है। आप बताइए, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक लिविंग थिंग को और एक नॉन लिविंग थिंग को? कुछ प्रोसेसेस के बेसिस पे। तो सबसे पहले आप क्या नोटिस करेंगे? तो सबसे पहले हम नोटिस करते हैं वेदर दैट थिंग इज ब्रीदिंग और नॉट। तो एक प्रोसेस हम बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग, दैट इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। देन नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी। तो सेकेंड प्रोसेस हम ये देख सकते हैं रेस्पिरेशन, जो कि है वो प्रोसेस जिससे हम जो फूड खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब फूड खा रहे हैं, दैट मीन्स इनटेक ऑफ फूड, दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तीन प्रोसेसेस तो हमने देख ली। अब अगली प्रोसेसेस देखते हैं। जैसे कि जो ये फूड आपने खाया उससे आपको एनर्जी मिली, इसका ट्रांसपोर्टेशन भी तो जरूरी है सारे बॉडी ऑर्गन्स तक के। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा बॉडी के अंदर जब ये सारी प्रोसेसेस होती है तो कुछ ना कुछ वेस्ट जरूर बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इस वेस्ट का बॉडी से बाहर जाना भी तो जरूरी है। तो एक और लिविंग प्रोसेस आ गई, दैट इज एक्सक्रीशन। अब इन प्रोसेसेस के अलावा एक और प्रोसेस होती है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता ही है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये सारी जो प्रोसेसेस हमारे पास में है, दीज आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। दैट मीन्स ये वो प्रोसेसेस है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती ही है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो, लोअर ऑर्गेनिज्म हो या हमारे जैसा हायर ऑर्गेनिज्म हो। तो ये सारी प्रोसेसेस उनमें होगी ही। द फर्स्ट प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। क्योंकि एनर्जी तो बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, हमें इतनी सारी एक्टिविटीज जो करनी है। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है। ओके, सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? दिस इज द प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक द फूड, जो उसको आगे चल के एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब न्यूट्रिशन में आप इनटेक क्या करते हो? तो यू इनटेक न्यूट्रिएंट्स। अब ये सब तो आपने बचपन से पढ़ा ही है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है और न्यूट्रिएंट्स कैसे हमें लेने चाहिए। फिर भी एक छोटा सा रिकैप आपको दे देती हूँ कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी डाइट का हिस्सा होते हैं, और जो डाइट, जो हम फूड खाते हैं, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लेता है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करता है। अब न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे या कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करेगा? फॉर दिस वी आर गोइंग टू लर्न द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो जनरली दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला मोड होता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो जिसका मतलब होता है सेल्फ, एंड जो न्यूट्रिशन है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद अपने आप उसकी बॉडी में ही अपने फूड को प्रोड्यूस कर लेता है। इससे आपको ये चीज तो याद आ ही रही होगी कि ऑटोट्रोपिक हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होता है? यस, एग्जैक्टली, ट्रीज। आपने ट्रीज, प्लांट्स ये सब सुना ही है। तो ट्रीज और प्लांट्स जो होते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जो खुद अपनी ही बॉडी में बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दो तरीके का होता है। पहला तो जो हमने अभी पढ़ा, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, एंड दूसरा एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोपिक मोड, जिसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो कोई ना कोई केमिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये अपना जो फूड है, जो अपना केमिकल एनर्जी है, ये प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग सल्फर, दैट इज अ केमिकल, सल्फर गैस को यूज करके। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दो पार्ट्स है।
फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। तो जो ट्रीज है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं और जो सल्फर बैक्टीरिया है वो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ये वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, हम लोग किस पे डिपेंडेंट है फॉर आवर फूड? हम डिपेंडेंट है ट्रीज पर, प्लांट्स पर, है ना, क्योंकि हम सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में एबल नहीं है। ये एबिलिटी प्लांट्स को है और हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पर हमारे फूड के लिए। तो वी पीपल आर हेटेरोट्रॉप्स एंड ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये कहलाता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्लासिफाई करें तो इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पहला जो मोड है दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो जनरली सारे एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं, इसमें क्या होता है, एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो फूड होता है वो जनरली सॉलिड होता है एंड होलो जोन्स जो होते हैं, होलो मतलब सॉलिड एंड जोन्स मतलब ऑर्गेनिज्म, ये जो है फूड लेते हैं इन द सॉलिड फॉर्म। जैसे कि हम लोग सॉलिड फॉर्म में फूड इंटेक करते हैं, ऑल्दो वी इंटेक लिक्विड आल्सो, बट स्टिल मैक्सिमम क्या होता है हमारा सॉलिड होता है। तो होलोजोन्स या फिर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग सॉलिड को इंटेक करते हैं। एंड सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक आपने सुना ही होगा, पैरासाइट वर्ड। पैरासाइट जो होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं एंड उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है होस्ट। एंड दीज पैरासाइट्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर एनर्जी जो होस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये होस्ट की बॉडी में रहकर उनके न्यूट्रिशन को उनसे ले लेते हैं। तो दीज आर पैरासिटिक। और जो थर्ड टाइप है दैट इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो हेटेरोट्रॉप्स है वो डिपेंडेंट है डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फॉर देयर फूड। Decomposer grow on dead and decaying. They obtain their nutrition from dead and decaying organism. So these are the types of modes of nutrition. पहली प्रोसेस न्यूट्रिशन। अब शुरुआत करने के लिए हम शुरू करते हैं सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म से। तो हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स शुरू कर रहे हैं और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे हमारे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोसेसेस की भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। इसीलिए हम न्यूट्रिशन इन एनिमल में सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिशन इन अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास में अमीबा। अब अमीबा जो है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, हमें पता ही है। अमीबा में जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है, तो ध्यान रखिए न्यूट्रिशन की 5 बेसिक स्टेप्स होती है। जो पहली स्टेप होती है दैट इज इंजेशन। इंजेशन इसका मतलब ये होता है इनटेक ऑफ द फूड, कि आपने फूड को हाथ से मुंह में ले लिया, ठीक है, तो दैट इज इंजेशन। तो दिस इज इनटेक ऑफ फूड। सेकेंड जो प्रोसेस होगी दैट विल बी डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ये आपने सुना ही है, डाइजेशन का मतलब होता है हम जो फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है इन द स्ट्रक्चर, और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज होना होता है। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। थर्ड जो स्टेप होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है ये एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर बाय जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है। ब्लड है हमारी बॉडी में तो ब्लड में या फिर लिम्फ में, ठीक है। देन जो फोर्थ स्टेप होती है वो होती है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब जो फूड है हमने जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब किया है उससे एनर्जी का प्रोडक्शन। एंड जो लास्ट स्टेप होती है, फिफ्थ स्टेप, वो होती है इजेशन। इजेशन और इंजेशन इसमें कंफ्यूज मत होना। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड एंड इजेशन इसका जस्ट अपोजिट, दैट इज जो भी वेस्ट बन रहा है या जो भी आपके डाइजेशन की प्रोसेस में जो भी सॉलिड वेस्ट हो वो रिमूव होता है आपकी बॉडी से इन द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो ये 5 बेसिक
स्टेप्स जो होती है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होती है और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होती है, बट इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो हम लोग पहला जो डाइजेशन देख रहे हैं वो है अमीबिक डाइजेशन, जिसमें हम अमीबा को एज एग्जाम्पल देख रहे हैं। अमीबा हमें पता ही है कोई शेप नहीं है अमीबा का, ठीक है, और इसकी एक बस सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। तो अमीबा जो है वो न्यूट्रिशन कैसे करता है, तो पहली स्टेप होगी उसकी इंजेशन। तो ये कैसे होती है, तो अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सटेंड होता है, आगे की तरफ एक्सटेंड होता है, और इस साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को हम बोलते हैं उसका सीडोपोडिया, जिसको आप फॉल्स फीट के नाम से भी जानते हैं। सीडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। तो ये जो फीट है ये दो काम करता है, एक तो लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा अमीबा को, एंड सेकंड वो ग्रैबिंग ऑफ द फूड में भी हेल्प करता है, मतलब डाइजेशन में भी, न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है। तो जैसे ही अमीबा को कोई फूड पार्टिकल दिखता है तो उसका साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो सीडोपोडिया है वो आगे की तरफ उस फूड के तरफ जाता है, एंड द सेकंड स्टेप इज एनगल्फिंग ऑफ दैट फूड, मतलब वो फूड को पूरा सीडोपोडिया घेर लेता है और फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनगल्फिंग ऑफ फूड, और इसका साइंटिफिक टर्म है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, ये याद रखिएगा, फेगोसाइटोसिस के नाम से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज फेगोसाइटोसिस इन अमीबा। ठीक है, तो दैट इज एनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल बाय अमीबा। अब ये जो फूड एनगल्फ हो चुका है वो अंदर आएगा। सेकंड प्रोसेस डाइजेशन। तो अमीबा के अंदर जो वैक्यूल होता है उसमें होते हैं लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स यू नो कि ये जो लाइसोसोम्स है ये इस फूड को ब्रेक करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। थर्ड स्टेप जो है एब्जॉर्प्शन की। अब अमीबा के अंदर कोई ब्लड और लिम्फ तो है नहीं, तो जो साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर ये जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है क्योंकि अमीबा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें जो प्रोसेस है दैट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन से ये सारा की सारा फूड जो है वो अमीबा के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है। फोर्थ प्रोसेस असिमिलेशन। इसमें क्या होगा, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी इस एब्सॉर्ब्ड फूड से, प्रोड्यूस हो जाती है, अमीबा उसको यूज कर लेता है इन वेरियस एक्टिविटी, एंड देन एट लास्ट इजेशन, दैट मींस रिमूवल ऑफ द वेस्ट। अब इस प्रोसेस में जो भी रिमूव हो रहा है, वेस्ट रिमूव होने वाला बन रहा है, वो थ्रू दैट सिंपल प्रोसेस, डिफ्यूजन की प्रोसेस से बाहर भी आ जाता है। तो ये है अमीबिक डाइजेशन या फिर अमीबा का न्यूट्रिशन। क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बट अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे हायर एनिमल्स के अंदर डाइजेशन। तो हायर एनिमल्स में हमसे बड़ा एनिमल तो कोई है ही नहीं, तो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, इन हायर एनिमल, एंड दैट इज डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। डाइजेशन जिसमें फूड जो है वो ब्रेक डाउन होगा अपने सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, अब फूड से बात आती है उसके कंपोनेंट्स की, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग जो है वो एक वैरायटी ऑफ फूड में इंटरेस्टेड होते हैं। तो हमारा जो फूड है उसकी क्या क्या वैरायटी है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो ये हम पढ़ते ही हैं कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट होती क्या है, बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट में होते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर रेंज भी दी हुई है कि बैलेंस डाइट में 60% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 20% प्रोटीन्स एंड 20% फैट्स। अब इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को अगर हम देखें तो बैलेंस डाइट के और जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फिर आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, देन रफेज एंड वाटर। तो ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट है। अब यही कंपोनेंट्स अपने सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो कैसे टूटेंगे, तो ये ध्यान रखिए जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे एंजाइम्स के नाम बीच में आएंगे। तो एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स होते हैं बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम सबने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई है कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं या फिर रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। तो वैसे ही एंजाइम्स आर आल्सो बायो कैटलिस्ट, क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल प्रोसेसेस कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेकिंग इज आल्सो अ केमिकल प्रोसेस। तो कुछ एंजाइम्स के भी नाम आएंगे। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है कि कौन सा ऑर्गन, कौन सा पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है, और ये एंजाइम कौन से कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट पे वर्क करता है और उसको किस चीज में चेंज करता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं फाइनली हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, एंड एक पूरा ट्रैक होता है। तो
तो इस पूरे ट्रैक को, जहां जो माउथ से शुरू होकर एनस तक के जाता है, इस ट्रैक को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लंबा एक रूट है। आप सोच सकते हैं 9 मीटर लंबा एक रूट हमारे अंदर चल रहा है। इसमें मैक्सिमम पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन कवर कर लेता है, बट अगर हम टोटल लेंथ देखें तो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है 9 मीटर्स। जो फर्स्ट पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज द माउथ। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी जो कि हमारे लिप्स उसको गार्ड कर रहे हैं। बकल कैविटी में अंदर होता है एक मस्कुलर ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं टंग। इस टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये टेस्ट बर्ड्स हमें फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी डिलीशियस फूड है। एंड जब फूड को आप इनटेक कर रहे हो तो आप कौन सी प्रोसेस कर रहे हो? फर्स्ट प्रोसेस इंजेशन। इंजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी में होता क्या है तो ध्यान से देखिए। बकल कैविटी जो होती है, यहाँ पर फूड का इनटेक होता है। एंड ये जो फूड आपने लिया है, दिस इज सॉलिड फॉर्म बिकॉज वी आर होलोजोइक, वी आर फॉलोइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये सॉलिड फूड जो है, हमको अब बोला जाता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो उसको एकदम छोटे छोटे पीसेस में च्यू करो। तो ये च्यूइंग में जो हेल्प करता है एक दूसरा ऑर्गन, दैट आर अवर टीथ। ये जो टीथ है इस फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करता है, और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन वो प्रोसेस है जिससे टीथ जो है हमारे फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा मसाला जब हम पीसते हैं तो उसमें पानी भी थोड़ा सा ऐड होता है ना, तो हमारे माउथ में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। सलाइवा उस पानी का काम करता है जो इस फूड को मिक्स करने में हेल्प करेगा, जिससे इसकी जो च्यूइंग है या फिर इसका जो ब्रेकिंग प्रोसेस है वो इजियर हो जाए। तो इस सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है। अब यहीं पर माउथ में ही डाइजेशन भी शुरू हो जाता है। तो जो पहली चीज डाइजेस्ट होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं एंजाइम्स ऑब्वियसली। तो आपका जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज वर्क करता है आपके फूड के अंदर प्रेजेंट स्टार्च पे। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब इस स्टार्च को अमाइलेज जो है वो तोड़ देता है इनटू माल्टोज जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। अब यहाँ पर जब ये प्रोसेस हो चुकी होती है, जो हमारे टीथ है अलोंग विद द सलाइवा इस फूड को मैस्टिकेशन की प्रोसेस से ब्रेक डाउन करते हैं। अब टीथ जो है आपने देखा ही है, हमारे जो माउथ है उसके अंदर 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं। पहला टाइप होता है इंसिसर, दूसरा कैनाइन्स, तीसरा प्रीमोलार्स एंड चौथा मोलार्स। इनके अलग अलग नंबर होते हैं जो कि अपर और लोअर जॉ में होते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ टीथ आर 32, जिसमें 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसका डेंटल फॉर्मूला जो आप देख सकते हैं। आपके अपर जॉ में राइट साइड में इंसिसर्स 2 है, कैनाइन्स 1 है, प्रीमोलार्स 1 है और मोलार 3 है। अब ऐसा ही सेट जो है आपका राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में है। तो टोटल अपर जॉ में 16 टीथ और लोअर जॉ में 16 टीथ। तो ऐसे आपके टोटल 32 टीथ होते हैं। नाउ अब ये जो आपका पेस्ट बन चुका है फूड का, और जिसमें से सलाइवा ने अमाइलेज के थ्रू स्टार्च को भी थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर दिया है, अब ये फूड जाएगा नीचे की तरफ। तो सेकंड जो पार्ट है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक का, एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज द ईसोफेगस, जिसको आप फूड पाइप भी बोलते हो, ठीक है। अब ये फूड पाइप जो है एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके फूड को अंदर लेकर जाता है टुवर्ड्स द थर्ड ऑर्गन, दैट इज स्टमक। ये याद रखिएगा कि ये जो फूड जो है नीचे जा रहा है ये एक मूवमेंट के थ्रू जाता है, और ये जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है आपके फूड पाइप का, इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसे एक और चीज आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दिस इज पेरिस्टाल्सिस, जिससे फूड जो है वो आपके ईसोफेगस से, माउथ से ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जा रहा है। नाउ इस फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती, दिस इज जस्ट द मूवमेंट। अब फूड आ गया कहाँ पर? स्टमक में, जो कि आपका थर्ड ऑर्गन। स्टमक
एक मस्कुलर पाउच बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी जो वॉल्स होती है वो इलास्टिक होती है। एनी हाउ इसका इलास्टिक होना बहुत जरूरी है ताकि जो फूड इसके अंदर आया है वो कुछ समय तक के यहाँ पे स्टोर होगा। तो जब फूड अंदर आता है तो ये जो पाउच है वो थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टमक है वो कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है। ये गैस्ट्रिक जूसेस जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या सिक्रीट करता है, तो गैस्ट्रिक जूसेस में 3 चीजें सिक्रीट होती है। जो पहली चीज है वो है एंजाइम, सेकेंड चीज जो है वो है HCl एंड जो थर्ड चीज है वो है म्यूकस। अब एंजाइम कौन कौन से सिक्रीट हो रहे हैं, तो एंजाइम यहाँ पे सिक्रीट होता है। पहला एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन वर्क करता है प्रोटीन पर और ये प्रोटीन को चेंज कर देता है पेप्टोन्स और प्रोटीएज में। इसके बाद जो दूसरा एंजाइम है दैट इज रेनिन, और रेनिन जो है ये आपके फूड में या फिर जो मिल्क है, मिल्क में एक प्रोटीन होता है केसिन, उसको ये चेंज कर देता है इनटू पैराकेसिन। तो रेनिन एंड पेप्सिन 2 एंजाइम सिक्रीट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। सेकेंड HCl। अब HCl का काम क्या है, तो HCl बेसिकली 2 काम करता है। आपका जो फूड माउथ से स्टमक के अंदर आया है वो जो है तभी ब्रेक डाउन होगा जब ये एंजाइम वर्क करेंगे, और ये एंजाइम वर्क करने के लिए जो सूटेबल कंडीशन है वो है एसिडिक मीडियम की। तो जो HCl है वो स्टमक के मीडियम को एसिडिक कर देता है ताकि ये एंजाइम वर्क कर सके। अब आप सोच रहे होंगे म्यूकस का क्या काम है और म्यूकस है क्या, तो म्यूकस इज नथिंग बट अ स्लिपरी लिक्विड फ्लूइड लाइक थिंग जो कि स्टमक सिक्रीट करता है। एंड ये क्यों सिक्रीट होती है, क्योंकि स्टमक में HCl भी सिक्रीट हो रहा है। तो जो HCl है वो स्टमक की वॉल्स को डैमेज कर सकता है एंड अगर ज्यादा समय तक के ये HCl अक्यूमुलेट हो गया बॉडी में तो हमें एसिडिटी हो सकती है। तो ये जो म्यूकस है उसका काम यही होता है कि ये वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है HCl से एंड उसके अक्यूमुलेशन को भी रोक देता है। अब ये चीज स्पेशली आप लोग आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एसिडिटी हो जाती है। तो व्हाट इज एसिडिटी, तो एसिडिटी इज नथिंग बट जस्ट द अक्यूमुलेशन ऑफ HCl इन द स्टमक। अब ये होती क्यों है, तो इसका रीजन, बेसिक रीजन ये है, जब आप खाली पेट रहते हो तो जो आपके HCl सिक्रीट हो रहा है स्टमक के अंदर उसको वर्क करने के लिए कोई सबस्ट्रेट नहीं होता है, कोई मटेरियल नहीं होता है, तो ये HCl वहां पे जमा हो जाता है एंड इट कॉजेस एसिडिटी। इसीलिए खाली पेट एसिडिटी हो जाती है। सो अब आपका फूड जो है माउथ से ईसोफेगस से स्टमक की तरफ आ गया। फूड जो है स्टमक में एटलीस्ट 6 आवर्स तक के रहता है जहाँ पे ये प्रोसेस जो होती है उसके डाइजेशन की वो कंटिन्यू होती है। इसके बाद फूड जो है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे मैक्सिमम आपका डाइजेशन होता है। लेकिन ये जो डाइजेशन होता है ये होता है बाय द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स, और ये एंजाइम सीक्रेट करने का काम करते हैं कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दोज आर द पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें 3 ऐसी चीजें पढ़नी है जो एंजाइम सीक्रेशन का काम करता है। तो पहला जो ग्लैंड है वो है लीवर। अब लीवर दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये लीवर का काम क्या है, तो लीवर का काम होता है टू द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। जो लीवर का सिक्रीशन है उसको कहते हैं बाइल जूस। ये बाइल जूस जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती है और ये क्या काम करता है, तो बाइल जूस जो है उसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब बाइल जूस वर्क करता है फैट के ऊपर और फैट को इमल्सिफाई करता है। एंड इसका दूसरा काम ये है कि जो अब तक के मीडियम था स्टमक का या फिर जो भी प्रोसेसेस हो रही थी, जो एंजाइम थे वो एसिडिक मीडियम में वर्क कर रहे थे, बट आगे वाले जो एंजाइम है वो एसिडिक में नहीं वर्क करते हैं। तो मीडियम को एसिडिक से अल्कलाइन में चेंज करने का काम भी होता है बाइल जूस का। और इसका थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि आगे के जो ग्लैंड्स है, जो दूसरे 2 ग्लैंड्स है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियास, ये दोनों के जो एंजाइम्स है उनको एक्टिवेट होने में भी बाइल जूस ही इम्पोर्टेंट है। सो जो लीवर है उसका जो बाइल जूस है ये तीनों काम करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल एंजाइम्स एंड मीडियम को अल्कलाइन बनाने का काम। ये जो बाइल जूस है लीवर सिक्रीट करता है, बस इसका जो स्टोरेज का काम है वो करता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज गैल ब्लैडर। इसका काम सिर्फ स्टोरेज ऑफ द बाइल जूस है। नेक्स्ट
इज द पैनक्रियाज। ये भी एक ग्लैंड है। ये जो पैनक्रियाज है ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग सबस्ट्रेट पे वर्क करते हैं। तो जो पहला एंजाइम है दैट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन वर्क्स ऑन प्रोटीन और ये प्रोटीन को चेंज कर देता है इनटू अमीनो एसिड। एंड सेकेंड जो एंजाइम है दैट इज अमाइलेज। अगेन अमाइलेज का वर्क हमें पता ही है, इट वर्क्स ऑन स्टार्च अलॉन्ग विद द स्टार्च। जो ये वाला अमाइलेज होगा ये वर्क करेगा ऑन ग्लाइकोजन 2। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स। वेरी गुड। एंड दिस glycogen and starch is changed into simple sugar that is maltose. Okay, now the third enzyme जो pancreas secrete करता है that is lipase. lipase वर्क करता है लिपिड पर। लिपिड that means फैट। और ये कौन से वाले फैट पे वर्क कर रहा है? इमल्सिफाइड फैट, जो कि लीवर ने इमल्सिफाई ऑलरेडी कर दिया है बाइल जूस के थ्रू। ये इमल्सिफाइड फैट अब चेंज हो जाएगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम। अब जो फूड है हमारा वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसमें अलग अलग जो आपके न्यूट्रिएंट्स है, फाइनली जो पूरा डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो पहले देख लेते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके 3 रीजन होते हैं। जो पहला रीजन है वो है उसका पहला पार्ट जो है एक सी शेप का कर्व्ड स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है ड्यूडिनम। सेकंड जो पार्ट होता है वो एक लॉन्गर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि थोड़ा सा नैरो होता है, इसको हम बोलते हैं जेजुनम। और यही ज्यादा पार्ट बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एंड जो थर्ड पार्ट होता है दैट इज इलियम। ये जो इलियम है ये लास्ट पार्ट होता है और इलियम जो है उसका स्ट्रक्चर फोल्डेड होता है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कहा जाता है विलाय। ये जो विलाय है ये क्यों होते हैं इलियम में? क्योंकि यहाँ पर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होना होता है और ये जो विलाय है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, इसीलिए विलाय आर प्रेजेंट इन इलियम टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मसल्स होती है उनका जो मूवमेंट होता है वो ओपन और क्लोज मूवमेंट जो होता है वो होता है स्फिंक्टर सेल्स की मदद से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके अंदर बहुत सारा डाइजेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपने आप में बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट करती है। तो पहला एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो है इरिप्सिन। इरिप्सिन एंजाइम्स वर्क्स ऑन पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, जो कि पहले जो लीवर है उसने ऑलरेडी बना के रखा था। तो अब जो ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स है ये चेंज हो जाते हैं फाइनली इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन दैट इज अमीनो एसिड। जो सेकंड जो आपका एंजाइम यहाँ पर सिक्रीट होता है वो होता है माल्टेज। ASE है आखिरी में, याद रखिएगा एंजाइम्स में जनरली ASE जो है वो यूज होता है। ये माल्टेज वर्क किस पे करेगा? ये माल्टेज वर्क करेगा माल्टोज पे। एग्जैक्टली क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है माल्टेज विल वर्क ऑन माल्टोज और ये माल्टोज को चेंज कर देता है इनटू द सिंपलेस्ट ग्लूकोज। देन जो थर्ड एंजाइम है वो है सक्रेज और ये वर्क करेगा सक्रोज पे और सक्रोज को भी अगेन ये चेंज कर देगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। देन नेक्स्ट एंजाइम है वो है लैक्टेज जो कि फाइनली लैक्टोज पे वर्क करेगा और उसको भी चेंज कर देगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, और जो लास्ट एंजाइम यहाँ पे सिक्रीट होता है वो है लाइपेज और लाइपेज जो है ये वर्क करता है फैट्स पर और ये फैट्स को फैटी एसिड्स में चेंज कर देता है। अब जो मैक्सिमम आपका डाइजेशन है, फाइनली आपके जितने भी आपने कॉम्प्लेक्स चीजें इंटेक की थी ड्यूरिंग इंजेक्शन ये फाइनली डाइजेस्ट हो गई है इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म और यही डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बहुत अच्छा सा फैक्ट आपको बताती हूँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसका सिर्फ नाम ही स्मॉल है, इसकी जो लेंथ है लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ से बड़ी होती है। इनफैक्ट एनिमल्स में जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें तो ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा लेंथ में बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका रीजन ये है कि हर्बीवोरस एनिमल्स जो है वो प्लांट खाते हैं और प्लांट का जो डाइजेशन है वो मीट के डाइजेशन से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोरस
are longer than the carnivore animals. Okay, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये वाइडर होती है, थोड़ी सी चौड़ी होती है देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका लेंथ जो है वो शॉर्टर होता है देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसके भी 3 रीजन्स होते हैं. तो जो पहला रीजन होता है वो होता है सीकम. ये जो सीकम रीजन है ये वो वाला रीजन है जो कि एक ब्लाइंड स्पॉट की तरह, एक ब्लाइंड सैक की तरह है, और यहीं से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो अटैच्ड होता है. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग, एंड आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे लोगों के अपेंडिक्स के ऑपरेशन होते हैं जिसमें इसको निकाला जाता है. इसको इसीलिए निकाला जाता है क्योंकि अब ह्यूमन बीइंग में इसका कोई काम नहीं है, डाइजेशन में कोई काम नहीं है, बट जब इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है तो उस समय ये पेनफुल होता है, इसीलिए इसको निकाला जाता है. ठीक है, इसके बाद सीकम के बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो होता है कोलोन. कोलोन जो है यू शेप्ड स्ट्रक्चर है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का, एंड जो थर्ड पार्ट है दैट इज रेक्टम. दिस रेक्टम इज कनेक्टेड टू द एक्सटीरियर बाय एनस, जो लास्ट पार्ट. अब सीकम में क्या होता है, जनरली लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें कोई ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. सीकम जो है वो हर्बीवोरस एनिमल्स में काम का है क्योंकि वहां पर सेल्यूलोज जो कि प्लांट के सेल वॉल में होता है वो डाइजेस्ट होता है, बट कार्निवोरस एनिमल्स में उसका कोई काम नहीं होता है. जो रेक्टम है यहाँ पर सिर्फ एक चीज होती है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. सो दिस इज द एक्सटीरियर, एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें एक चीज सिक्रीट होती है दैट इज द म्यूकस. ये म्यूकस जो होता है वो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है क्योंकि यही लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है. ये वेस्ट मटेरियल जो आपकी बॉडी से रिलीज होने वाला होता है इसको हम बोलते हैं फीसेस, और ये जो म्यूकस है वो इसी फीसेस का ल्यूब्रिकेशन करता है टू मेक द रिमूवल इजियर, एंड यहाँ पर आपका डाइजेशन खत्म हो जाता है. अब इसमें जो 3 प्रोसेसेस थी, 2 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, इंजेशन बाय द बकल कैविटी, डाइजेशन बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक. थर्ड प्रोसेस जो है एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन भी है स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाली प्रोसेस. यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, असिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये भी हो जाता है. 4th स्टेप असिमिलेशन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में. और जो 5th प्रोसेस है इजेशन की, वो थ्रू एनस फीसेस के फॉर्म में सॉलिड वेट मटेरियल गेट्स आउट ऑफ द बॉडी. इसके अलावा जो ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है इसमें ब्लड और लिम्फ दीज आर कनेक्टेड टू द होल बॉडी, तो जो एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन है वो ब्लड और लिम्फ में हो जाता है. अब एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं हम कि कौन से ऑर्गन पे कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, वो कौन से सबस्ट्रेट पे वर्क करते हैं. तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है उससे सलाइवा सिक्रीट होता है जो कि बकल कैविटी उसका साइट ऑफ एक्शन है, एंड उसमें जो एंजाइम्स है वो है सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करते हैं. देन नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड जहां पर गैस्ट्रिक जूस एंड HCl सिक्रीट होता है. स्टमक उसका साइट ऑफ एक्शन है. पेप्सिन एंड रेनिन 2 एंजाइम यहाँ पर सिक्रीट होते हैं जो प्रोटीन और केसीन को पेप्टोन्स और पैराकेसीन में रिस्पेक्टिवली चेंज कर देते हैं. नेक्स्ट इज लीवर. लीवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है, जो डिओडिनम उसका साइट ऑफ एक्शन है, और यहाँ पे फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है. नेक्स्ट इज पेनक्रियास. पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है जो कि डिओडिनम अगेन साइट ऑफ एक्शन, जिसमें अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च, प्रोटीन और इमल्सिफाइड फैट को चेंज कर देते हैं इनटू माल्टोज, माल्टोज, पेप्टोन्स, पेप्टाइड, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में. नेक्स्ट इंटेस्टिनल ग्लैंड. यहाँ पर इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट होता है जिसमें साइट ऑफ एक्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे जो कॉम्प्लेक्सेस है वो फाइनल उसके सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं विद द एक्शन ऑफ इरिप्सिन, माल्टेज, सक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज एंड अमीनो एसिड, ग्लूकोज. यहाँ पर कंप्लीशन हो जाता है डाइजेशन का. लार्ज इंटेस्टाइन जो है वहां पर सिर्फ म्यूकस होता है सिक्रीट जो कि ल्यूब्रिकेशन ऑफ फीसल मटेरियल को करता है एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट को इजियर बनाता है. आई होप अब आपको डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग की जो प्रोसेस है उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी एंड यू कैन राइट योर आंसर्स एज गुड एज यू आर. सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन
प्लांट्स, क्योंकि एनीवेज वी आर हेटेरोट्रॉप्स और हम डिपेंडेंट किस पे है? प्लांट्स पे। प्लांट्स हमें पता ही है, हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कि प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स दे प्रोड्यूस देयर फूड बाय देयर ओन सेल्फ एंड वी नो द प्रोसेस ऑल्सो, द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता क्या है। तो photosynthesis is a process in which plants prepare their own food with the help of solar energy and plants को ये प्रोसेस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है जो उनकी लीव्स में प्रेजेंट होता है एज अ पिगमेंट। यस यू आर राइट, आप सही सोच रहे हैं, दैट पिगमेंट इज क्लोरोफिल। तो अब हम देखते हैं ये पूरी प्रोसेस एक्चुअल में होती कैसे है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसके लिए अगर हम रॉ मटेरियल्स देखें कि प्लांट्स को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, सो द फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट इसको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और एयर। सेकंड जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है वाटर एंड कुछ मिनरल्स, एंड वी नो दैट प्लांट्स जो है इनको जो ये वाटर और मिनरल्स है वो कहाँ से मिलते हैं? ये मिनरल्स और वाटर उनको मिलता है फ्रॉम द रूट्स। प्लांट्स की जो रूट्स होती है, दे एब्सॉर्ब दिस मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स, जो कि इनकी बॉडी में ट्रांसफर होता है। 9th में पढ़ाई है हमने, बाय कंडक्शन, एंड ये कंडक्शन जाइलम करते हैं और इनको ये पहुंचा देते हैं लीव्स पर। नाउ द लीव्स आर द एक्चुअल साइट जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लीव्स पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज, which is the food for plant, and this glucose is stored as starch in the plant body, जिसको plants अपनी सारी एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। एंड ये जो stored starch है वो आगे भी फर्दर कभी कभी रिजर्व्ड सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह उसको यूज करता है प्लांट। एंड एनी हाउ जब हम प्लांट को कंज्यूम करते हैं तो हम भी इसी स्टार्च को हम कंज्यूम करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स। अब हम देखते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इस मैकेनिज्म में क्या होता है और कौन कौन सी चीजें पार्टिसिपेट करती है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि प्लांट जो है सोलार रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है प्लांट की लीव्स। तो कौन ये काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो हम पढ़ेंगे उस पिगमेंट के बारे में जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और वी नो कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन है? ये है क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है। ये जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन कलर का होता है और इसका जो मेन काम होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, बिकॉज सनलाइट इज द मेन थिंग व्हिच प्रोसीड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, अगर हम मेजर स्टेप्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो स्टेप होती है, 3 मेजर स्टेप्स आपको पढ़नी है। मेजर स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट करने का काम करता है क्लोरोफिल, एंड ये क्लोरोफिल जो होता है दिस इज द ग्रीन पिगमेंट, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, और इसी के कारण लीव्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। आफ्टर दिस सनलाइट इज बीन एब्जॉर्ब्ड, जो वाटर रूट्स ने प्लांट की लीव्स तक के पहुंचाया था वो वाटर का फोटोलिसिस होता है। हम केमिस्ट्री में पढ़ ही चुके हैं, फोटोलिसिस मींस ब्रेकिंग ऑफ एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर जो आपका वाटर है दैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये उसके कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा एंड ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल के अंदर ही हो जाता है। देन द थर्ड स्टेप विल बी, अब देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बचा है, ये जो एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने एयर में से ली है उसके साथ में जाकर उसको ऐड हो जाएगा। एंड केमिस्ट्री में अगेन हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़ा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ थर्ड स्टेप में होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, दैट इज अवर ग्लूकोज। इसके साथ ही फोटोसिंथेसिस की कुछ स्टेप्स ऐसी भी है जिसमें ADP जो है वो चेंज हो जाता है इनटू ATP। हमें पता ही है कि ATP इज द एनर्जी करेंसी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका फॉर्मेशन भी होता है फोटोसिंथेसिस में, जो प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट स्टेप इज, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर बना हुआ है, ये ऑक्सीजन जो है इसका रिलीज होना। सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ
फोटोसिंथेसिस। तो इन दिस वे हमने देखा कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको जब प्लांट इनटेक करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये चेंज हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो दो मेन स्टेप्स में डिवाइड होती है। ये 5 तो स्टेप्स है ही, बट इनकी 2 रिएक्शंस होती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस को हम 2 रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ते हैं, जिसमें से पहली रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, तो दिस कम्स अंडर द लाइट रिएक्शन, बिकॉज लाइट रिएक्शन होने के लिए लाइट का प्रेजेंस बहुत जरूरी है। तो यही वो स्टेप है फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो कि लाइट रिएक्शन के अंदर होती है। एंड बाकी की जो ये 2 स्टेप है इनको हम डार्क रिएक्शन में इंक्लूड करते हैं। अब लाइट और डार्क का मतलब ये नहीं कि एक रिएक्शन जो है वो हमारी लाइट में हो रही है और दूसरी रात को अंधेरे में होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइट रिएक्शन का मतलब ये है कि इन स्टेप्स को होने के लिए लाइट का प्रेजेंस इज नेसेसरी, एंड डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शंस होगी इनके लिए लाइट का प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी, बट हाँ ये है कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही डार्क रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। तो ये रिएक्शन सिर्फ रात को हो रही है ऐसा नहीं, और ये रिएक्शन सिर्फ दिन में हो रही है ऐसा, ठीक है। ये जो रिएक्शंस हो रही है इनके लिए लाइट का प्रेजेंस इज मस्ट, एंड ये जो रिएक्शन हो रही है ये दिन में भी होगी, बट ये जो है इनिशिएट होगी बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। ओके, सो ये वाली जो रिएक्शन है यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब देखते हैं हम कि प्लांट का किचन कैसा है, बिकॉज वी नो दैट कि क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट सेल, है ना। सो इस किचन में क्या क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है इसको अगर हम देखें तो दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसमें ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है एंड ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। तो 2 मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है क्लोरोप्लास्ट, एंड यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एक डिस्क के जैसे। इन एक डिस्क को बोला जाता है थाइलाकॉइड, एंड जब ये डिस्क एक के ऊपर एक अरेंज्ड होती है, स्टैक बना लेती है, तो इस स्टैक को बोला जाता है ग्रेनम। एंड अगेन इसके पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ फ्लूइड, कुछ मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पर वी नो दैट कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें राइबोसोम्स होते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। तो फॉर दैट मुझे ये बताना है आपको कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हमने कहा कि क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ होता है, प्लांट्स की लीव्स में होता है, बट एक्चुअल में लीव्स में कहाँ, तो लीव्स में क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के भी कौन से पार्ट में, तो यहाँ पर थाइलाकॉइड, हर एक थाइलाकॉइड के अंदर होता है क्लोरोफिल, एंड इसी क्लोरोफिल का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो अगर हम देखें कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा है, मतलब जो लाइट की जो रिएक्शन होगी फोटोलिसिस, वो कहाँ पर होगी, थाइलाकॉइड के अंदर होगी। और ये थाइलाकॉइड का जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। तो द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज ग्रेनम। अब इसके लिए एक आपको टिप दे देती हूँ, आपने एलजी कंपनी का तो नाम सुना ही होगा, है ना, लाइट्स गुड, बट यहाँ पर हम बायो में इसको ऐसे कर सकते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, तो एलजी, तो L इज फॉर लाइट एंड G इज फॉर ग्रेनम। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि लाइट रिएक्शन का साइट क्या है, लाइट रिएक्शन का साइट है ग्रेनम, ठीक है। और जो स्ट्रोमा होता है, जो मैट्रिक्स होता है, अब यहाँ पर लाइट रिएक्शन होगी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है जो टूट कर वाटर में से वो कहाँ चला जाएगा, स्ट्रोमा के अंदर चला जाएगा, एंड स्ट्रोमा विल बी द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। और यहाँ पर होगा आपका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। सो दिस वाज ऑल फॉर द क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चंस जो है कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। प्लांट्स जो है वो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड लगता है फॉर द फोटोसिंथेसिस, और जो एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन है वो रिलीज करते हैं प्लांट्स। तो ये प्रोसेस होती कैसी है प्लांट्स के अंदर, तो आपने पढ़ा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लीव्स के ऊपर का एक ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा।
अब यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया है ये वर्किंग ऑफ स्ट्रोमेटा है कि ये कैसे वर्क करता है स्ट्रोमेटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब हमको देखना है कि ये ओपनिंग ऑफ स्ट्रोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा कैसी होती है। तो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोमेटा फर्स्ट। ये है आपके स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर। अगर आप लीव्स का एक क्रॉस सेक्शन अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो आपको इसी तरीके का स्ट्रोमेटल स्ट्रक्चर वहां पर दिखेगा। ये स्ट्रोमेटा, ये इनको कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स, मतलब आसपास की सेल्स। स्ट्रोमेटा जो होता है ये इतना पार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज द स्ट्रोमेटा। इस डायग्राम में द स्ट्रोमेटा इज ओपन एंड इस डायग्राम में द स्ट्रोमेटा इज क्लोज्ड। स्ट्रोमेटल ओपनिंग जो होती है इसको हम बोलते हैं अपर्चर। ये जो पार्ट है यहाँ पर ये वाला कहलाता है अपर्चर ऑफ स्ट्रोमेटा, जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के कारण ही एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ठीक है, इसको आप स्ट्रोमेटल पोर भी लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रोमेटा होता है इसकी जो ये वाली सेल्स होती है अपर्चर के पास वाली, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स, ये वाली सेल्स। और इन्हीं गार्ड सेल में एक टर्गर प्रेशर जो है वो इनिशिएट होता है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब करती है दैट टाइम दे बिकम्स टर्जिड। टर्जिड का मतलब होता है स्वॉलन अप। ये जब स्वॉलन अप हो जाती है, नॉर्मली जो स्ट्रोमेटा होता है उसका जो ये अपर्चर है वो क्लोज होता है, ठीक है, लेकिन जब पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये गार्ड सेल हो जाती है स्वॉलन अप। अब स्वॉलन अप होने से एक टर्गर प्रेशर जो होता है वो इन गार्ड सेल का जो ये अपर्चर है इसको आउटवर्ड पेरिफेरी की तरफ मूव करता है। यू कैन सी द डायरेक्शन। तो ये जो अपर्चर जब पेरिफेरी की तरफ में मूव करता है तो ये स्ट्रोमेटल अपर्चर या फिर जो पोर है वो खुल जाता है। लाइक घरों के दरवाजे खुलते हैं तभी कोई चीज अंदर या बाहर हो सकती है, हम लोग बाहर जा सकते हैं, कोई व्यक्ति हमारे घर में अंदर आ सकता है, तो वो कब होगा, जब डोर ओपन होगा। तो दिस इज जस्ट लाइक द डोर। तो ये जो प्रेशर है इसके कारण, टर्गर प्रेशर के कारण जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है या फिर स्वेल अप हो जाती है, ये चीज आप याद रखना, ये टर्जिडिटी को हम बोलते हैं स्वेलिंग अप ऑफ गार्ड सेल। ठीक है, तो ये जब स्वेलअप हो जाती है तो टर्गर प्रेशर से ये जो अपर्चर है ये उसकी आउटर थिन वॉल्स, ये ध्यान में रखिएगा, स्ट्रोमेटा की जो गार्ड सेल की आउटर वॉल्स होती है वो थिन होती है और इनर वॉल्स थिक होती है, जैसे कि नजर भी आ रहा है आपको डायग्राम में। ये पुश करती है बाहर की तरफ जिससे ये स्ट्रोमेटल ओपनिंग जो है वो ओपन हो जाती है। एंड एट दिस मोमेंट जब ये खुलता है तो क्या होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है एंड जो ऑक्सीजन बनता है एज अ एंड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, वो बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, बट स्ट्रोमेटल पोर हमेशा ओपन नहीं रहता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसमें ऑक्सीजन बाहर जाएगा एंड अलोंग विद दिस कभी वेपर्स के फॉर्म में वाटर भी बाहर निकल जाता है, तो लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो जाएगा जो आप हम ट्रांसपिरेशन में पढ़ेंगे। तो इसको ही प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रोमेटल जो ओपनिंग होती है वो हर समय ओपन नहीं रहती है, वो क्लोज हो जाती है। क्लोज कब होगी, जब वाटर जो है वो निकल जाएगा प्लांट के गार्ड सेल से, तो गार्ड सेल विल बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिड या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि द गार्ड सेल विल श्रिंक अप। अब जब श्रिंकिंग होगी तो क्या होगा, जो टर्गर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो गार्ड सेल है वो उसकी जो वॉल्स है, जो अपर्चर है वो इनवर्ड पुश करेगा थिक वाले अपर्चर को, और जो थिन वाली अपर्चर है वो भी बाहर की तरफ श्रिंकन अप हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लैसिड या फिर हम इसको बोलते हैं श्रिंकिंग ऑफ गार्ड सेल। एंड इन दिस वे जो अपर्चर है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक हो जाएगा मतलब बंद हो जाएगा, तो स्ट्रोमेटा जो हो जाएगा वो क्लोज हो जाएगा और इस समय एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा। विद दिस हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है वो यहाँ पर खत्म होता है, और इसमें हमने पढ़ा कि कैसे लाइट जो है वो एब्जॉर्ब्ड होती है बाय क्लोरोफिल एंड उसके बाद फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है एंड हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू स्ट्रोमेटा अकर्स। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी डाउट feel free to comment in the comment section box so that we can answer all your questions. अब इसके बाद आएगा हमारा अगला टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन, बट उसके लिए आपको रिमाइंड्स एजुकेशन के नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।